हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मार्केट में नई अपडेटेड आई दृष्टि आ गई है, जिसमें कि करंट अफेयर का कवरेज जो है सितंबर से 2024 से 15 सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स इसमें ऑलरेडी दे रखा है। तो मेरा कंटेंट इंग्लिश में है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपका जो 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होने जा रहा है उसके लिए। एंड जो भी अदर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इससे बड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को, एंड लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट में अपना फीडबैक डेफिनेटली बता करके जाइएगा। नवरात्रि का टाइम चल रहा है एंड मेरा जो प्रॉमिस है आपसे, वो मेरा प्रॉमिस ये है कि जैसे जैसे वीडियोस होते जाते हैं, टारगेट है मेरा कि दशहरा से पहले मुझे ये बुक जो है कंप्लीट करानी है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बुक विद वैल्यू एडेड मटेरियल। देख लो आपके मैं कैसे पढ़ाती हूँ। वैल्यू एडेड, अगर छत्तीसगढ़ न्यूज़ में है तो आई विल टेल यू अबाउट द कोरबा कोल माइंस, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हो तो आपको पता होगा मैं सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ाती हूँ जितना बुक में दे रखा है। वैल्यू एडिशन, अगर यहाँ पे कोई पॉलिसी न्यूज़ में है, सपोज पीएम किसान, तो आई हैव टॉट यू कि 2019 में पीएम किसान योजना जो है वो आई थी। इट्स अ डीबीटी, एनुअली 6000 जो है पैसा मिलता है फार्मर्स को रुपीज़, एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैं काटती जाती हूँ। जैसे आज है सेकंड, फर्स्ट वीडियो पीटीआर मतलब जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है उसका आ चुका है, आप जा करके देख लीजिएगा। सेकंड वीडियो आज आ रहा है, टुडे इज 23rd, तो आज का दिन भी मैं काट देती हूँ क्योंकि आज भी वीडियो मैं बना रही हूँ ये। तो 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाओ, धाकड़ तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनल सिनेरियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके बाद हम नेशनल ही पढ़ने जाएंगे। बस आज की वीडियो में ना इकोनॉमिक्स हो जाए, डिफेंस सेक्टर से, साइंस एंड टेक के सेक्टर से, मिसलेनियस से, स्पोर्ट्स सेक्शन से, ठीक है, बहुत सारे करंट अफेयर न्यूज़ में रहते हैं। एंड वन लाइनर्स आर, आप समझो, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इतना फैक्चुअल डेटा होता है, दिस इज़ वेरी फैक्चुअल डेटा, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्यों क्वेश्चन नहीं बन सकता? आपने आर ओ देखा होगा, आर ओ के प्रीलिम्स जब हुआ 27 जुलाई को, उससे पहले भी ये बुक आई थी, वो भी मैंने आपको पढ़ाई थी। आप जाइए, जब वीडियो एंड हो जाएगा उसमें ना प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स वो भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। देन इकोनॉमिक करंट अफेयर आज हमें कंप्लीट करना है, मतलब इकोनॉमी से स्टार्ट करना है हमें। हाउ मच इंसेंटिव स्कीम रिसाइकलिंग क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रिसाइकलिंग के लिए कितना पैसा आवंटित करा गया है, कितना पैसा अप्रूव करा गया है कैबिनेट ने? तो 1500 करोड़ रुपए, कितना, 1500 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं था कि क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता होने चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल्स आखिर होते क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लिथियम, ठीक है, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ मेटल्स, ये वो मिनरल्स होते हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब वो मिनरल्स होते हैं जो एक कंट्री के डेवलपमेंट में बेसिक चीज़ की तरह काम करते हैं। दीज आर बेसिक मिनरल्स, ठीक है। या आपका डेवलपमेंट हो, आपका ट्रेड हो, आपकी इकोनॉमी को डेवलप करना हो, सारी चीज़ों में काम आते हैं। लिथियम आप देखते हो बैटरीज में पड़ता है, ग्रेफाइट कितना इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देयर आर 17, आप लोग बताओ मुझे, क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है हमारे पास? अब ये रिसाइकलिंग क्रिटिकल मिनरल्स किस चीज़ का पार्ट है? तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का, ठीक है। जहाँ मैं स्टार लगाऊंगी, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि जहाँ जहाँ मैं स्टार लगा दूंगी वो आपको याद होना चाहिए। इसमें नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, यहाँ लगा देती हूँ कि क्रिटिकल मिनरल्स आखिर क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। देन एक मिनिस्ट्री ने जो है रिलीज़ करी है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। कौन सा? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो किसने करी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने करी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। इसमें जो परफॉर्मेंस है ना, कैटेगरीज बेस्ड, वो 4 हैं, ठीक है, 4 कैटेगरीज बेस्ड परफॉर्मेंस है, जैसे कि फ्रंट रनर्स होंगे, अचीवर्स हैं, कंटेंडर्स और एस्पिरेंट्स हैं, ठीक। आपको पता होना चाहिए स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक। पहले ग्रुप में अगर मैं बात करूं किसने टॉप करा है, तो वो है महाराष्ट्र। याद रखना है आपको, क्योंकि यूपी ने नहीं करा है, ठीक है, महाराष्ट्र ने टॉप करा है। तो आजकल ना आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो टॉप तो पूछेगा, ठीक है, सेकंड भी पूछ देगा, थर्ड भी पूछ देगा। तो कोई भी अगर ऐसा इंडेक्स आता है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है, तो उसके आपको टॉप 3 तो पता होने चाहिए, यूपी की पोजीशन अलग से पता होनी चाहिए। हाउ मच फंडिंग, कितना आया है 4 न्यू सेमीकंडक्टर्स के लिए? तो 4600 करोड़, कितना, 4600 करोड़, नहीं याद करना है, ठीक है। कहाँ बनाया जाएगा वो याद रखना है, तो आपको उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। क्यों याद करना है ये, क्यों? 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछ देगा कि कहाँ नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ओपीए में बनाया जा रहा है नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स, ठीक है। और अभी देखो बात क्या है,
4 बनाए जाएंगे, ठीक है। अब ये 3 जगह का आपको नाम दे रखा होगा। विद दीज 4 अप्रूवल्स, इन्हीं में 4 जगह बनाए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट्स कितने हो गए इंडिया में? तो 10 हो गए। कितने? 10 हो गए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे 3 स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, आपको एक और ऐड करके पूछ देगा विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेमीकंडक्टर प्लांट्स में, ठीक। व्हाट रैंक, इंडिया की रैंक कितनी आई है ऑटोमोबाइल मार्केट्स में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट्स में, वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मार्केट्स हैं, इंडिया की रैंक उसमें है 3rd। अगर इंडिया 3rd आया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज यूएस, ठीक है। फर्स्ट इज द यूएस एंड सेकेंड इज चाइना एंड थर्ड इज इंडिया। फर्स्ट इज यूएस, सेकेंड इज चाइना, थर्ड इज इंडिया। अगर मैं बात कर रही हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ठीक है, ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक। अब आरबीआई जो होता है ना, रेपो रेट रिलीज करता है, ठीक है। रेपो रेट होता है एक आरबीआई का, रिवर्स रेपो रेट भी होता है। तो इस बार आरबीआई ने फिक्स करा है अपना रेपो रेट 5.5% पे। अब ये रेपो रेट होता क्या है आखिर? बेसिकली दीज आर द शॉर्ट टर्म लोन्स। रेपो रेट इज द शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को देती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे देती है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो रखा गया है 5.5%, इसी को बोलते हैं रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट आप सोचो, अगर कोई कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को लोन दे, ठीक, ऐसा तो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो अगर मैं बात करूँ रेपो रेट की, तो रेपो रेट वो रेट होता है एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू एनी कमर्शियल बैंक। तो इंटरेस्ट रेट होता है एक तरीके के शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ये। अगर बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, तो इसका रेट कितना रखा गया है? तो 5.25%। 5.25% जो है वो एसडीएफ है अपना। क्या है? एसडीएफ जो है ना, दैट इज 5.25%। याद रखना है, क्योंकि अभी आपको मगअप करने हैं फैक्ट्स नीड टू बी मार्क्ड अप, ठीक। देन बात करते हैं हाउ मेनी चिप डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, डीएलआई मतलब डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव जो है, जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसमें कितनी चिप डिज़ाइन करी गई हैं, कितने प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूव करे गए हैं? 23 प्रोजेक्ट्स अप्रूव करे गए हैं। रेपो रेट पे स्टार ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, तो आपको ये याद होना चाहिए, और एसडीएफ भी। अब ये कौन सी जो डीएलआई है ना, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ये कौन से लार्जर प्रोग्राम का पार्ट है? तो सेमिकॉन इंडिया प्रोजेक्ट। आपको पता है कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है दैट इज़ अ मेजर प्रोग्राम सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक। अब एक नई फैसिलिटी जो है आरबीआई ने ऐड करी है रिटेल डायरेक्ट पोर्टल में। तो आरबीआई का पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई का एक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है। कौन सी फैसिलिटी? ऑटो बिड फैसिलिटी। ऑटो बिड, अगर किसी को बेचना हो, बिडिंग करनी हो, तो वहाँ पे जाकर के आप इस पोर्टल पे जाकर के जो है बिड कर सकते हैं। अब एक नई फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आई गई है, रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा है? टी बिल्स। आपको पता होगा कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इनको पहली बात तो कौन इशू करता है? तो आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज़ करती है आरबीआई के माध्यम से, ठीक है। तो एक्चुअली में कौन रिलीज़ कर रहा है टी बिल्स को? टी बिल्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ कर रही है आरबीआई के हाथों से। और इनको हमेशा आपको ये, दीज आर ऑल्सो शॉर्ट टर्म, इनको आपको हमेशा याद रखना है कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पर ही इशू करे जाते हैं, ठीक है। टी बिल्स, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, दीज आर ऑलवेज इशूड एट द डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब उनकी जो फेस वैल्यू होती है उनसे कंपेयर करे जाते हैं। देन रेपो रेट मैंने आपको बता दिया 5.5%, स्टैंड एसडीएफ भी बता दिया है 5.25%। अब एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और जो बैंक रेट है उसको किस पे मेंटेन करा गया है? तो 5.75%। अब यार ये थोड़ा सा याद करने की नीड है आपको यहाँ पे कि 5.5 क्या है? रेपो रेट है, 5.25 इज एसडीएफ एंड 5.75 इज बैंक रेट एंड एमएसएफ, ठीक। इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की कितनी होगी, ठीक है, क्या एस्टिमेट करा गया है? व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? तो 6.5%। 6.5% की रेट से जो है हमारी जो है ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आरबीआई ने सीपीआई फोरकास्ट को जो है उसे कम करा है, लोअर करा है फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो कितना कर दिया है? 3.1%। कितना? इट इज़ टू बी द 3.1%। अब ये सारी बातें जब हम इकोनॉमी सेक्शन जो है ना वो कवर करेंगे, सारी मैं आपको तब समझाने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ समझाने लग गई तो ये वीडियो इतना लेंथी हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब हम इकोनॉमी वाला सेक्शन कवर करेंगे इस बुक से तो डेफिनेटली समझ लेंगे सारी चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ टाइम देना ही है, मुझे पता है। अब दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट, ठीक है, आपको वो बताओ कि कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट, ठीक है, आपको वो कमेंट करना है। इंडिया की जो रैंक है ना लार्जेस्ट एविएशन मार्केट में, वो है 5th। इंडिया 5th आया है किसमें? एविएशन सेक्टर में। आपको इस तरीके से याद रखना है कि इंडिया की रैंक जो है दैट इज 5th इन द एविएशन सेक्टर। कितने पैसेंजर्स को इंडिया ने 2024 में हैंडल करा है? तो मोर देन 211 मिलियन इंडिया ने पैसेंजर्स को हैंडल करा है। अब ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी? तो वैट्स ने, वर्ल्ड एयर
ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स 2024 में ये पब्लिश करी गई है रिपोर्ट। कौन सी कंट्री को इंडिया ने कौन सी कंट्री को सरपास कर दिया? तो इंडिया हैज़ सरपास्ड जापान। इंडिया हैज़ सरपास्ड जापान, ठीक है। तो जापान ने अब इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन सा है? तो वो है यूएस। आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कम से कम होमवर्क दूँ, क्योंकि ये टाइम होमवर्क का नहीं है। जितना आपने करना था आपने 1-2 सालों में कर लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। इंडिया उसमें 5th है और जापान इंडिया के बाद है, आपको याद रखना है। इंडिया का फॉरेक्स मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है आपको देखना है। तो $2.7 बिलियन, $2.7 बिलियन जो है इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो इंक्रीज हुआ है जुलाई में। इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व जो है ना, मतलब फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो इंक्रीज हुआ है $2.7 बिलियन से। टोटल रिजर्व इंडिया के पास कितना होगा ये देखो, ये आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही क्वेश्चन शायद आया था आरओ के पेपर में। शायद आरओ के पेपर में 27 जुलाई को एक क्वेश्चन आया था कि टोटल रिजर्व इंडिया के पास कितने हो गए हैं। तो टोटल फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास कितना है फॉरेक्स, तो वो है 698.19 बिलियन। यही आया था आपके आरओ के पेपर में, यही सेम क्वेश्चन यहाँ से उठा के आयोग ने पूछ दिया था। आयोग इज सेम, तो क्या पता इस बार आपसे पूछ दे कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है। 2.7 दे 6 दे कुछ भी आपको दे सकता है। 698.19 बिलियन इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। टोटल रिजर्व है इंडिया के पास। देन फॉरेन करेंसी असेट्स अपने पास कितने हैं, फॉरेन करेंसी असेट्स कितने हैं, तो 588.93 बिलियन। क्या पता आपसे ये पूछ दे यूपीपीसीएस में, भाई वी नेवर नो कि कैसा क्वेश्चन पूछ देगा। जब वो 698.19 पूछ दिया, 588.93 बिलियन पूछ सकता है कि असेट्स कितने हैं, ठीक है। तो असेट्स कितने हैं, असेट्स हैं 588.93 बिलियन। अब ग्लोबल रैंकिंग में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग में एफडीआई का इनफ्लो 2020 से लेकर के 2024 तक इन 4 सालों में कितना है, तो इंडिया की रैंक कितनी है ये बताया गया है यहाँ पे। तो इंडिया की रैंक है 16th। अगर मैं बात करूँ एफडीआई इनफ्लोज की, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ आता है, कितना आता है अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 16th नंबर पर है इंडिया, ठीक है। अब आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है उसमें बात करी गई है। व्हाट वाज द आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, कितना जो पॉइंट में था वो था 493.22, कितना 493.22, मत याद रखो, ठीक है। पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारा फैक्चुअल डेटा आप याद करके ले जाओ, जहाँ स्टार लगाया है वो याद कर लेना, ठीक है। हाउ मच टैरिफ डिड डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस ऑन इंडिया। भैया आपको पता है ये बदमाश चाचा है, ठीक है, ही इज़ बदमाश चाचा, ठीक है। तो परेशान करने में लगे हैं हर चीज़ पे, तो ये टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने 25% टैरिफ जो है अनाउंस करा था, अब उसको 50% कर दिया है, ठीक है। जब ये 31 जुलाई को अनाउंस करा गया था, टैरिफ वॉर वगैरह वाली बातें चली थी, बहुत ज़्यादा मार्केट जो है हिल गया था उस टाइम पे, अनाउंस करा था, तो इट वॉज 25%, बट अब इट इज़ 50%, तो इंडिया ओरिजिन के हैं, रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं, ये पास्ट इनकी डेथ हो गई है, तो लॉर्ड मेघानंद देसाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ओम शांति। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इकोनॉमिस्ट हैं बस, ठीक है, लॉर्ड मेघानंद देसाई। अब बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट जो है वो कब आया इन्फोर्समेंट में, कब आया इफेक्ट में, तो 1 अगस्त 2025 से, 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। अब इसमें से कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं ना, उनका टर्म जो होता था वो 8 years होता था पहले, नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2 years, तो अब हो गया है 10 years। कितने, 10 years, ठीक है। व्हाट इज़ द न्यू लिमिट ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का एक नई लिमिट जो है बना दी गई है। पहले तो ये 5 लाख थी, ठीक है, पहले ये 5 लाख थी, बट अब इट हैज़ बीन अ साइमल्टेनियस, इतना कॉन्टिन्यूस इंक्रीज, भाई गजब का इंक्रीज देखो, 2 करोड़ रुपये, 5 लाख से सीधा 2 करोड़ रुपये, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो जो ग्रोथ देखी गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जून के टाइम पे, जून 2025 में, इट इज़ 3.9%, कितना 3.9%। तो मैन्युफैक्चरिंग पे आपको पता है मेक इन इंडिया, इतनी सारी पॉलिसीज चलाती हैं गवर्नमेंट, तो इसमें आपको इंक्रीज़ पता होनी चाहिए कि 2025 के जून तक कितना इंक्रीज़ था, तो 3.9% इंक्रीज़ था। देन अब एक मॉर्गन स्टैनले जो है रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट ही है एक्चुअली ये, ठीक है। बाय व्हेन विल इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बन जाएगा, तो बाय द ईयर 2028, बाय द ईयर 2028 इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, चाइना, एंड द 3rd विल इंडिया आफ्टर 2028। अभी क्या सिनारियो है ये समझो, अभी ये सिनारियो है कि अभी तो
टॉप पे है यूएसए, देन सेकंड इज चाइना, थर्ड इज जर्मनी, फिर है इंडिया। अभी रिसेंटली इंडिया ने सरपास करा था जापान को, तो इंडिया 2 चीज़ों में सरपास कर चुका है जापान को। अभी बताओ मैंने किस में बताया, एविएशन सेक्टर में था क्या वो? ठीक है, आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट यार करा करो। ठीक है, यूएसए, चाइना, जर्मनी, ये टॉप 3 इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, बट 4th है इंडिया, अभी 5th है जापान। बट 2028 तक बोला गया है कि इंडिया इनको सबको सरपास कर जाएगा और बन जाएगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया ने रिसेंटली एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसे साइन करा है एफटीए, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के साथ। ठीक है, जो ब्रिटेन है उनके उसके साथ जो है इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है रिसेंटली। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको पता है। ठीक है, लेबर ब्यूरो हैज़ मेड विच ईयर, कोई बेस ईयर बना दिया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एग्रीकल्चरल लेबर्स और रूरल लेबरर्स के लिए। तो आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, उसमें जो एग्रीकल्चरल लेबर्स और रूरल लेबरर्स है ना, उनके लिए एक बेस ईयर जो है बना दिया गया है, नया बेस ईयर। तो 2019 जो है नया बेस ईयर बना दिया गया। इससे पहले जो बेस ईयर था दैट वॉज 1986-87। तो 1986-87 से अब 2019 जो है दैट हैज़ बिकम द न्यू बेस ईयर। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसने हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड थ्रू यूपीआई इन इंडिया। अब यूपीआई के कितने ट्रांजैक्शन देखे गए, तो 18.39 बिलियन जून तक। ठीक है, इन जून में 18.39 बिलियन का आपने यूपीआई ट्रांसफर देखा है। ठीक है, यूपीआई पेमेंट्स। ठीक, अब ये हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है, अधिकतर आप देखोगे ना इंडिया में अगर सर्वे कर रही है तो वो है एनएसओ। ठीक है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है दैट इज ओनली द बॉडी कंडक्टिंग द सर्वेज। ठीक है, अधिकतर इन द 90% केसेस। जैसे 90% केसेस में आप समिट्स देखोगे तो न्यू दिल्ली में हो रही है, कोई इनॉग्रेशन हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। बट जो नहीं कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, अगर कोई और मिनिस्टर कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। रूरल इंडिया में अगर कैलोरी इंटेक जो है कितना है एवरेज पर कैपिटा कैलोरी, तो 2212 2212 जो है किलो कैलोरीज जो है वो रूरल इंडिया का एवरेज पर कैपिटा के हिसाब से कैलकुलेट करा गया है। अर्बन एरियाज़ में यही थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, दैट इज 2240 किलो कैलोरीज। बट अगर मैं बात करूँ तो गांव के लोग ज़्यादा मेहनती नहीं होते, गांव के लोग तो खेत में जाके मेहनत करते हैं। बट यार ठीक है, किलो कैलोरीज जो है इनके हिसाब से ऐसा ही है। इंडिया के ग्लोबल रैंक डोमेस्टिक एविएशन में क्या है, तो इंडिया की ग्लोबल रैंक डोमेस्टिक एविएशन में 3rd है। ठीक है, 3rd है। इसमें पहले यूएसए है और फिर चाइना है, देन उसके बाद इंडिया है। तो अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक एविएशन में, मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करूँ, डोमेस्टिक एयरवेज की बात करूँ, ठीक है, एविएशन सेक्टर की क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह की बात करूँ तो इंडिया इज 3rd आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक, देन डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, पोर्टल है, इसमें नेशनली टॉप कौन आया है। ठीक है, इंडिया में टॉप किसने करा है, तो इंडिया ने भैया हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसके लिए आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसी ने टॉप करा है। तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये पुरानी न्यूज़ है। ठीक है, कि इंडिया का पहला एनबीएफसी मैरीटाइम सेक्टर में, ठीक है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो बन गई है। इसको इनॉग्रेट किसने करा है, तो यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इंडिया की पहली, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए है इंडिया की पहली, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो यू आर अवेयर कि अगर इंडिया का पहला है, इंडिया की कोई वुमेन है, इंडिया का यंगेस्ट है, या इंटरनेशनली कुछ ऐसा धमाल मचा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है क्योंकि इंडिया का पहला एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मैरीटाइम सेक्टर में, जिसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको इनॉग्रेट किसने करा है, तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्टर हैं। देन ईएमसी की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसको कहाँ पे लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो लगाया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाया जा रहा है 417 करोड़ रुपये का। ठीक, कहाँ लगाया जा रहा है, तो अपना ये जो यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल एरिया है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी यीडा, ये इसको डेवलप करने का काम करेगी, और इसी एरिया पे जो यमुना एक्सप्रेस वे वाला एरिया है ना, यहीं पे इसको डेवलप करा जाएगा। तो यीडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमसी डेवलपमेंट। ठीक है, तो यीडा यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईएमसी इन द गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे स्टैब्लिश करा जा रहा है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज इंडियाज फर्स्ट एंड एआई तो हर चीज़ में है, एआई इज इन एवरीथिंग, इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एआई। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। तो इंडिया का पहला एआई बेस्ड कहाँ पे हो रहा है, दैट इज नावा रायपुर इन छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट में एक जगह है नावा रायपुर, यहाँ पे जो है SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एआई बेस्ड, इंडिया का पहला वो बनाया जा रहा है। कौन सी कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल, दैट्स इट।
अब फ्लिपकार्ट जो है वो पहली NBFC लाइसेंस जिसको RBI ने दे दिया है, ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है, ठीक है। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसको, इज इट इंडियाज फर्स्ट। आप बताओ, क्या आपने पुरानी आय दृष्टि पढ़ी है? तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि, मैं भी इस पर थोड़ा सा काम करूँगी, आप लोग बताना मुझे, अगर आप लोग में से किसी को भी पता हो कि क्या ये फर्स्ट है, ठीक है। हाँ, NBFC का लाइसेंस मिल गया है फ्लिपकार्ट को RBI से, बट क्या ये फर्स्ट है, ये आपको बताना है, क्या दिस इज़ फर्स्ट। अब बात हो रही है कि 2 रेलवे PSUs को अपग्रेड कर दिया गया है एज नवरत्ना स्टेटस, ठीक है। तो 2 नए रेलवेज के PSUs हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जिनको नवरत्ना का स्टेटस मिल गया है। तो IRCTC और IRFC, आप टिकट करते होंगे IRCTC के थ्रू, ठीक है। तो IRCTC और IRFC जो है, इनको नवरत्ना का स्टेटस मिल गया है। टोटल नवरत्ना की अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो दिस इज 26, देयर आर 26 नवरत्नास कंपनी। और महारत्ना कितनी है? तो 14 महारत्ना कंपनी है। रिसेंटली बताओ कौन सी कंपनी को महारत्ना डेजिग्नेट करा गया है। देन RBI के नए गवर्नर मिल गए हैं जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो आपके पास अगर इनका नोट आ चुका है, मतलब मेरे पास रिसेंटली अभी संजय मल्होत्रा का साइन किया हुआ 500 का नोट आया, तो फिर मैंने देखा कि, मेरा ध्यान नहीं गया, बट मैंने देखा यार ये तो थोड़ा सा बड़ा साइन लग रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ये तो रखने लायक नोट है, मतलब बिल्कुल नया नोट, और उस पर संजय मल्होत्रा जी का साइन था। तो ये RBI के नए गवर्नर हैं, आपके पास आया है तो आपने ज़रूर देखा होगा। देन एक वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट जो है उसे स्टैब्लिश करा जा रहा है जबलपुर रेल वर्कशॉप में, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। अगर ये BPSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता, पर BPSC का प्रीलिम्स तो हो गया। अब इसको रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट करा है। इंडिया ने किसको सरपास कर लिया है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए? तो जापान को। US, चाइना, जर्मनी, जापान था, ठीक है। तो US, चाइना, जर्मनी और फिर इंडिया, अब 5th बन गया है जापान। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो किसने बोला? कि जो नीति आयोग के जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ऐसा अनाउंस करा, दैट इट्स, ठीक है। तो USA है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर उसके बाद इंडिया है। 2028 तक जो है इंडिया जर्मनी को भी सरपास कर जाएगा। जो NDB है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो दिल्मा रसौफ, ठीक है। तो दिल्मा रसौफ है वो करंट प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स प्लस हो गया है, और भी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो गई हैं। रिसेंटली बताओ क्या इंडोनेशिया इसमें इंक्लूड हुआ है। देन टोटल FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर में कितना था? तो $81.04 बिलियन का, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। टोटल FDI की बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन जो कंट्रीज़ होती हैं वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करती हैं। तो कितना पैसा इस साल में उन्होंने दिया फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में? दैट इज़ $81.04 बिलियन, ठीक है। सबसे ज़्यादा शेयर FDI का, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट है कौन से सेक्टर में करा गया है? तो सर्विस सेक्टर में, ठीक है। 19% ऑफ द FDI कहाँ पे आया है? सर्विसेज सेक्टर में, ये भी याद होना चाहिए। सर्विसेज सेक्टर में 19% ऑफ द FDI का जो एलोकेशन है वो सर्विस सेक्टर में ही है। सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज की अगर मैं बात करूँ तो FDI का फ्लो सबसे ज़्यादा स्टेट कौन से स्टेट में आया है? तो कर्नाटका नहीं, महाराष्ट्र में आया है। यही कंफ्यूज कर देगा, आपको लगेगा कि यार कर्नाटका तो जो है यार वहाँ पे तो ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्विसेज हैं, तो वहीं पे होगा। इतनी सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कर्नाटका में, तो नहीं। आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, फिर उसके बाद दिल्ली में, ठीक है। तो सबसे टॉप पे अगर मैं बात करूँ तो कौन सा स्टेट है? वो है महाराष्ट्र, जिसमें सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो आया है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में करा गया है, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद दिल्ली में। सबसे ज़्यादा करा कौन सी कंट्री ने है? तो सबसे ज़्यादा करा है सिंगापुर ने, ठीक है। सिंगापुर का शेयर अप्रॉक्स 30% है, कि सिंगापुर ने 30% इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में करा है FDI के थ्रू। देन विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है पुरी से लॉन्च करा गया था, ठीक है। दैट्स इट। पॉवर्टी इन इंडिया की बात करते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है 2011 से 2023 तक 171 मिलियन लोग थे इसमें पॉवर्टी में, बस बाहर आ गए हैं ये 2025 में। ऐसी बात बताई गई है कि 171 मिलियन जो लोग हैं ये पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात बोल रही है कि 171 मिलियन 2011 से लेकर के 2023 तक ये पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी से। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है? तो नीति आयोग निकालता है। कंफ्यूज मत हो जाना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ निकालेगी, नहीं, नीति आयोग निकालता है। तो कौन से स्टेट ने टॉप करा है? उड़ीसा ने टॉप करा है और छत्तीसगढ़ सेकेंड है। उड़ीसा ने टॉप करा है एंड छत्तीसगढ़ जो है दैट इज सेकेंड। इसके बाद साइंस आएगा, थोड़ा सा एक साइड और बचा है, फिर साइंस आ जाएगा। अब एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो संजय जायसवाल जी बन गए, BJP से हैं ये। एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन ही नहीं, आपको पता होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि 75 ईयर्स हो गए हैं एस्टिमेट्स कमेटी को अभी रिसेंटली। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा से होते हैं,
ठीक है। देयर आर 30 मेंबर्स इन द एस्टिमेट्स कमेटी और 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। पहली बार 1950 में एस्टिमेट कमेटी का गठन करा गया था। सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये बताया गया है कि विजिंगम जो इंटरनेशनल पोर्ट है वो एक सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि इंडिया का ये पहला है सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है विजिंगम इंटरनेशनल पोर्ट, जो कि केरला में है और ये पहला डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है, पहला डीप वाटर पोर्ट है। नितिन कामत जो है वो CEO हैं ज़रोधा ऐप के, ठीक है, और इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। देन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो नागपुर महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। दैट्स इट। ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे MSME जो हमारे पता है ना अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME है, उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन कहाँ पे मीटिंग हुई, एक वर्कशॉप हुई, तो कहाँ पे हुई, तो न्यू दिल्ली में हुई। ऐसी वर्कशॉप कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई। ये तो न्यू दिल्ली आइडिया लगा लोगे, बट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे होती है, भोपाल मध्य प्रदेश में होती है। तो अगर मैं बात करूँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तो कहाँ पे हुई है, वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कौन सा है, इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कौन सा है, तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। कौन सा, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इज द लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल इन इंडिया। किसने इनॉग्रेट करा है, तो यूनियन मिनिस्टर जो आपको पता है पोर्ट्स के सर्बानंद सोनोवाल। देन टेलीकॉम से अगर रिलेटेड कहा कुछ भी चीज़ होगी तो ट्राई आ जाएगा उसमें। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जिसकी लेंथ कितनी है, 14 किलोमीटर के अराउंड है, तो 14.57 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है, तो देवप्रयाग सौत से लेकर के जानुसू, देवप्रयाग सौत से लेकर के जानुसू उत्तराखंड में ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, रेल टनल है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल देवप्रयाग से लेकर के जानासू उत्तराखंड में ये रीजन पड़ता है। इंडिया का, ठीक है, विच सिटी ओपन द फर्स्ट PPP मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। बात करती हूँ कि अगर पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पब्लिक वाले लोग भी हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी हैं, इसमें प्लेयर्स भी हैं, जो कि ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टैब्लिश करा जा रहा है इंदौर में, ठीक है, इंदौर में कहाँ पर सेटअप करा जाएगा, तो बिचौली हप्सी में इसे बनाया जाएगा। इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स किसने निकाला है, तो नोकिया ने रिलीज़ करा है इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स। कंफ्यूज मत हो जाना, ट्राई तो नहीं है कहीं इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि एक विच मिनिस्ट्री ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। डिजिटली थ्रेट आपको पता है बहुत सारी चीज़ें और भी काम करती है, डार्क वेब हो, ठीक है, तो आप चाहे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं ना, डार्क सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है, आप वल्गर कंटेंट देख लेते हो, तो डिजिटल थ्रेट कई सारे लोगों को से थ्रेट भी होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी मेटी ने ये रिपोर्ट एक रिलीज़ करी है। देन जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, आपको पता है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 8,300 करोड़ का रेल रोड प्रोजेक्ट्स का। कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। आगे चल करके हम जब नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे तो तमिलनाडु के गवर्नर के साथ बवाल हो रहा है, तो गवर्नर के आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पम्बन रेल ब्रिज की अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, मतलब ऐसे खुल जाता है, ठीक है। जैसे आपने लंदन ब्रिज देखा होगा ना, तो लंदन ब्रिज की तर्ज पर ही पम्बन ब्रिज है। पम्बन ब्रिज की लेंथ जो है दैट इज 2.07 किलोमीटर्स। पम्बन ब्रिज की लेंथ कितनी है, तो वो है 2.07 किलोमीटर्स। ये कनेक्ट किसको करता है, तो मेनलैंड जो इंडिया का है ना, उसे पम्बन आइलैंड से कनेक्ट करता है, जो कि रामेश्वरम में है, ठीक है। जो इंडिया का मेनलैंड है उसे कनेक्ट करता है पम्बन आइलैंड से, जो कि रामेश्वरम में है। इसमें कॉस्ट है 535 करोड़ रुपए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रामेश्वरम में है। ये इंडिया का पहला है वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ठीक। सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल रेलवे स्टेशन में कौन से स्टेट ने कर दिया है, तो राजस्थान ने कर दिया। आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी तो हर जगह ही होती है, बट राजस्थान ऐसा एरिया है जहाँ पे सोलर पैनल्स का आराम से इंस्टॉलेशन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे। अब 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी जो इंडियन रेलवेज हैं बाय द ईयर 2025-26 के एंड तक आते आते 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा इंडियन रेलवेज़ का। नेट जीरो कब तक, जो नेट जीरो कार्बन एमिशंस है वो कब तक इंडियन रेलवेज अचीव कर लेगी, तो बाय द ईयर 2030 तक जो है नेट जीरो कार्बन एमिशंस में इंडिया जो है इंडियन रेलवेज जो है 2030 तक अचीव कर लेगी। 17 SDG कमेंट करके बताओ। 17 SDGs जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको कमेंट करके बताओ मुझे। कोई बच्चा, अच्छा बच्चा कमेंट करे, ज़रूर कमेंट करें 17 SDG की। चलो अच्छा 17 SDGs तो कमेंट करो। उसके बाद मुझे बताओ क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन से SDG में बात करी गई है। नो पॉवर्टी के बारे में कौन से SDG में बात करी गई है। लाइफ बिलो वाटर कौन से SDG में बात करी गई है, ये तो बताओ। इतना भी लिखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, कैसे लिखोगे मेंस फिर। साइंस के सेक्टर में जो भी PTR है, पॉइंट्स रिमेंबर है, उनको देख लेते हैं। अब बात कर रहे हैं कि मैत्री का 14th एडिशन होता है, तो मैत्री का जो 14th एडिशन होता है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। ऐसे एक्सरसाइजेज वाला वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में नहीं, अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी जो मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं, ठीक है। वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप जाकर के देख लेना। पुरानी वाली आई दृष्टि को मैंने पढ़ाया है और ये तो रिसेंट में हुई है, बट
आपको ये पता होना चाहिए कि मैथली एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है। एक तरफ इंडिया डेफिनेटली रहेगा, सामने वाली कंट्री कौन सी और वो कहाँ हुई, ठीक है, तो वो है उमरोई मेघालय में। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहो और आप PYQs एनालाइज करो, कई बार डेट से क्वेश्चन बना है मेनी टाइम्स, और रिसेंट में तो ऐसे जब वो रोहतांग पास की हाइट पूछ सकता है, इन एक्सरसाइजेस की डेट पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 15 दिन तक की हुई थी, 1 से लेकर के 14 तारीख तक, मतलब 14 डेज की थी, ये 2 वीक्स की थी। कमेंट कह रही हूँ, मतलब आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि क्या ये जो एक्सरसाइज थी 2 वीक्स की थी, हाँ तो 2 वीक्स की थी एक्सरसाइज, ठीक है, 2 वीक्स की थी, उमरोई मेघालय में होती है, ठीक है। रशियन जो है वो कैंसर की वैक्सीन बना रहे हैं जो कि 100% एफिकेसी के साथ इनके ट्रायल्स स्टार्ट हो गए। तो उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो एंटेरोमिक्स। क्या है उस वैक्सीन का नाम है, एंटेरोमिक्स, और ये mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ठीक है, जो मैसेंजर RNA है ना उसके उस बेस पे काम करती है। तो मैसेंजर RNA तो आपको पता है DNA होता है, RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, आप लोग बताओ, थोड़ा बहुत आप भी बताओ, ठीक है, साइंस एंड टेक कवर करेंगे, एक्सेप्शनली बताऊंगी हर चीज़ उसमें। देन शुश्रुत क्लिनिक जो है 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के लॉन्च करा है, तो वो अपनी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक। इंडिया का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन टेस्ट कहाँ पे करा गया है, कहाँ पे रेन की ज़रूरत पड़ेगी, आइडिया भी लगा लो, अगर आप कहीं बारिश की ज़रूरत पड़ेगी तो वो राजस्थान वाला डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे पहला ड्रोन बेस्ड, मतलब ड्रोन से बारिश करवाएंगे, सोचो हाई टेक टेक्नोलॉजी, ड्रोन से बारिश करवाएंगे। अपार आईडी की अगर मैं बात करूँ तो अपार आईडी जो है वो दी गई है CBSE के स्टूडेंट्स को जो कि 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में है। आपको पता होना चाहिए अपार का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो है ये एक आईडी है एक तरीके से जो CBSE के स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो कि 9 से लेकर के 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। देन अगर मैं बात करूँ शाइन इनिशिएटिव की, तो शाइन इनिशिएटिव किसने लॉन्च करा है, तो शाइन इनिशिएटिव जो है वो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना उसने लॉन्च करा है। कौन कौन से इसमें टारगेट क्या है, तो क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जो स्टूडेंट्स है वो इनका टारगेट है। इसरो के कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो इसरो का एक होप मिशन है, ठीक है, इसरो ने कमेंस कर दिया है अपना होप मिशन। होप का फुल फॉर्म क्या है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन इसका फुल फॉर्म है। किसका है ये होप मिशन, तो होप मिशन है इसरो का, होप मिशन है इसरो का। कहाँ से इसको शुरुआत करा गया है, तो सोकर वैली, अब सोकर वैली लद्दाख में है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सोकर वैली जो है दैट इज सिचुएटेड इन लद्दाख एंड होप मिशन का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। आपको पता है एक मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहूँगी यहाँ पे, तो काफ़ी देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते, लाइक हाफ एन आवर तो हो गया है। एक आपने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक देखी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, आपने दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच के बारे में सुना होगा, मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। जो फॉसिल डिपॉजिट्स मतलब वहाँ पे मिलते होंगे मराइन, बट एक बात बताऊँ आपको, जो माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट है इंडिया का, वर्ल्ड का, नॉट इंडिया का, नेपाल में है, हाईएस्ट है वर्ल्ड का, ठीक, वहाँ पे भी आपको मराइन फॉसिल्स मिले, मराइन डिपॉजिट मिले। तो क्या आप सोचो, अगर आइडिया लगाओ, क्या वो भी कभी ना कभी समुद्र के नीचे ही था, सोच के देखो कभी। देन बात करते हैं ध्रुवा स्पेस इंडिया की, तो लीप मिशन जो है, लीप 1 मिशन जो है पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन हो गया है ध्रुवा स्पेस। ध्रुवा जो है वो एक इंडियन स्टार्टअप है, ठीक है, और लीप मिशन जो है इन्होंने फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन जो है बनाया गया है। कहाँ से, ठीक है, कहाँ से कोई मतलब नहीं है, ध्रुवा स्पेस जो है पहली इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जिसने लीप मिशन जो है चालू करा है। अब राजन जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो है डायरेक्टर बन गए हैं, इन्होंने चार्ज ले लिया है राजन ने। देन शाइन इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने इसको लॉन्च करा है। देन आपको पता है इसरो के होप मिशन के बारे में, तो इसरो ने लॉन्च करा है एक होप मिशन, इसका फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। अब किसने इनॉग्रेट करा है इस मिशन को, तो इसरो के चेयरमैन ने ही, तो वी नारायणन, जो डॉक्टर वी नारायणन है ये इसरो के चेयरमैन है और इन्होंने ही लॉन्च करा है इस मिशन को, ठीक है। साइंस एंड टेक की ना ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े सारे इंपॉर्टेंट। फिर डिफेंस सेक्टर है, इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा, फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ है, ठीक है, फिर मिसलेनियस है कुछ चीज़ें, तो मैटर को कंप्लीट कर लेंगे यार, टेंशन नहीं लेने का। थोड़े लेंदी हो जाते हैं वीडियोस यार, मुझे भी पता है लेंदी हो जाते हैं, 2-2 घंटे के हो जाते हैं, बट एक्सप्लेन करने में टाइम भी तो जाता है, ठीक है। आपको चाहिए 1 घंटे में सारी चीज़ें हो जाएँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं तो 1 घंटे में बोल बोल के आगे बढ़ जाऊँगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक कहाँ पर देखी गई है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में देखी गई है, ठीक है। मेटल्स, टॉक्सिक मेटल्स जो है हिमालयन क्लाउड्स के कौन से इंस्टीट्यूट ने स्टडी करे हैं, तो बोस इंस्टीट्यूट ने स्टडी करे हैं कि टॉक्सिक मेटल्स आपको हिमालयन क्लाउड्स में मिलते हैं, यह मैंने आपको बता दिया है। एक नया ब्लड ग्रुप मिला है, कहाँ पे मिला है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में मिला है, इसकी डिस्कवरी हुई है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है CRIB, क्रिब,
CRIB जो है ये ब्लड ग्रुप का नाम है। कहाँ पे मिला है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में मिला है। और ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये क्रोमियर ग्रुप को बिलोंग करता है। क्रोमर ग्रुप जो है ना, उसको बिलोंग करता है। ब्लड ग्रुप बी ग्रुप में होते हैं, आपका ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये क्रोमर ग्रुप को बिलोंग करता है CRIB। इंडिया का पहला प्राइवेट टेस्टिंग फैसिलिटी जो है हैवी वाटर अपग्रेडेशन इनॉग्रेट कहाँ पे करा गया है? तो करा गया है पालघर, महाराष्ट्र में, क्योंकि इंडिया का पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात ये आ रही है कि निसार को लेकर के। तो निसार क्या है? ये कि दुनिया का पहला, ठीक है, ये क्या है? दुनिया का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। क्या है ये? दुनिया का पहला सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो कि S और L बेस्ड दोनों ही सैटेलाइट बेस्ड, मतलब दोनों ही चीज़ों पे, दोनों ही बैंड पे काम करता है। L बैंड पे भी और S बैंड पे भी। इसका नाम है निसार। इसका क्या नाम है? निसार। और इसको कौन से रॉकेट से लॉन्च करा गया था? क्योंकि सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को रॉकेट से लॉन्च करा जाएगा, तो GSLV F-16 से इसे लॉन्च करा गया था। इसका फुल फॉर्म देखो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब देखो निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, आधी चीज़ें आपकी फुल फॉर्म जानने से ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब एक है एडफालिकी मलेरिया वैक्सीन जो है, इसको डेवलप करा गया है किसने? तो ICMR ने इसको डेवलप करा है। ये प्लाज्मोडियम फाल्किपेरम पे पैरासाइट जो है वैक्सीन को टारगेट करती है, इस पैरासाइट को टारगेट करती है, ठीक है। तो मलेरिया किससे होता है आप लोग बताओगे मुझे? कौन से मच्छर के काटने से होता है? गोसार्ट जीवी की अगर मैं बात करूँ तो किसने सैटेलाइट को लॉन्च करा है? तो जापान ने, ठीक है। तो गोसार्ट जीवी जो है वो सैटेलाइट को जापान ने लॉन्च करा है। इसका फुल फॉर्म देखो, क्योंकि ये काम करने जा रही है एक अलग सी चीज़ पे, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में रिसर्च करेगी, वाटर साइकिल के बारे में रिसर्च करेगी। तो ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, वाटर साइकिल को लेकर के। भारत स्टडी इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट करा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, साइंसेस बेंगलुरु, ठीक है। भारत का फुल फॉर्म देख लो, बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रीसाइलेंस एडवर्सिटी एंड ट्रांसिशंस। अब गल्फ ऑफ ओमान ने ना रेस्क्यू करने के लिए 14 इंडियन क्रू मेंबर्स वहाँ पे फंस गए थे। एक ऑयल टैंकर था, उसमें आग लग गई थी, तो INS तबर भेजा था हम लोगों ने। क्या? INS तबर भेजा था। इसमें इंडियन नेवी शिप था, इंडियन नेवल शिप जो है तबर, उसको भेजा गया था क्योंकि इंडियन क्रू वहाँ पे फंस गया था। देन कौन सा नया स्टील्स फ्रिगेट जो है हैंड ओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को? तो INS उदयगिरी, ठीक है। INS उदयगिरी को हैंड ओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। किसने बनाया है इस INS उदयगिरी को? तो मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में उसने बनाया है, कंस्ट्रक्ट करा है इसे, ठीक है। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू बी इंट्रोड्यूस इन द इंडियन नेवी। तो फाइटर पायलट इंडियन नेवी में आ गई हैं आस्था पूनिया। तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया जो है वो बन गई हैं फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, जिन्हें इंडियन नेवी में अपॉइंट कर दिया गया है। देन कहाँ से है, क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? इंपॉर्टेंट तो है, ये हमारे उत्तर प्रदेश से हैं ये, ठीक है। तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। अभी आप देखोगे ना, शुभांशु शुक्ला वो लखनऊ से बिलोंग कर रहे हैं। 5G ब्रॉडबैंड सर्विसेज पे काम कर रहा है BSNL। हालांकि आजकल उसका कोई सिम जो है ले नहीं रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी जो है इस मार्केट में अपनी हाथ जमाए बैठी हुई है। आप लोग बताओ कि आप BSNL का सिम यूज़ करते हो? मेरे घर में तो लोग अभी भी BSNL का सिम यूज़ करते हैं, मम्मी पापा सब BSNL का सिम यूज़ करते हैं। हाँ, साथ में दूसरा सिम यूज़ करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। तो आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने विंग्स दिए थे 4 लोगों को, 4 लोगों को विंग्स दिए थे गगनयान मिशन के लिए। उसमें से ही एक व्यक्ति है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले, जो कि फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कहाँ से हैं ये? लखनऊ से हैं। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन से मिशन के अंदर ये ट्रैवल करे थे? एक्सियम 4 मिशन के अंदर, ये ट्रैवल करे थे, ठीक है। कितने एस्ट्रोनॉट्स गए थे इनके साथ में? तो 3 और गए थे, 4 एस्ट्रोनॉट्स थे। जो शुभांशु शुक्ला का रोल था दैट वाज ऑफ द पायलट, ठीक है, दैट वाज पायलट उनका रोल था। तो और जो एक्सियम 4 मिशन है ना, ये SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से गया था, और जो क्रू का नाम था ना वो ड्रैगन कैप्सूल था। क्या था? ड्रैगन कैप्सूल था, ठीक। सेकेंड इंडियन बन गए हैं राकेश शर्मा के बाद, जो कि स्पेस में गए हैं। बट इंडियन स्पेस स्टेशन के, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ये पहले बने हैं वहाँ पे जाने के लिए, ठीक, क्योंकि इससे पहले राकेश शर्मा गए थे। बट एस्ट्रोनॉट सेकंड बनते हैं, बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले ये फर्स्ट बनते हैं। राकेश शर्मा कब गए थे? तो ये 1984 गए थे, सोयूज T-11 से गए थे, ठीक है। HIV के प्रिवेंशन के लिए एक इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है, उसका अप्रूवल भी मिल गया है। तो लेना कैपाविर इंजेक्शन, तो लेना कैपाविर इंजेक्शन जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये HIV के लिए है, ये याद रखना है आपको। और USA की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे बनाया है। अब राजस्थान में 2 नए वेटलैंड्स को इंक्लूड कर लिया गया है, जिनका नाम है खीचन और मेनार। खीचन जो है वो आपको फलौदी में देखने को मिलेगा और मेनार उदयपुर में देखने को मिलेगा। तो 2 नए वेटलैंड्स जो है रामसर लिस्ट में इंक्लूड हो गए हैं। अब बात करते हैं SCO की। तो SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो चाइना में ही होगी इस बार, क्योंकि चाइना के पास चेयर थी इसकी, ठीक। राजनाथ सिंह ने बायलैटरल मीटिंग्स करी हैं डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे, रशिया के साथ, बेलारूस के साथ, तजाकिस्तान के साथ और कजाकिस्तान के साथ। तो आपको याद रखना है RBTK, ठीक है। तो RBTK के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई है, क्योंकि आपसे उठा करके पूछ देगा किसके साथ नहीं हुई है, या एक अलग दे देगा।
अब रुद्राष्ट्र के बारे में बात करूँ तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इंडिजिनियस अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो रुद्राष्ट्र है, इसको किसने टेस्ट कर लिया? तो इंडियन आर्मी ने टेस्ट करा है। कहाँ पे टेस्ट करा है? तो पोखरण में टेस्ट करा है। ठीक है, रुद्राष्ट्र ड्रोन है। ठीक है, हु डेवलप्ड रुद्राष्ट्र ड्रोन। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है? वो ड्रोन ही होता है। तो सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने इसको बनाया है, सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने। अब बात करते हैं 2029 के टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन के लिए गई थी जानवी डंगेती। ठीक है, जानवी डंगेती जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, वेस्ट गोदावरी वाले रीजन से, पल्लाकल्लू से। ठीक, अब इतना ही नहीं आपको पता होना चाहिए, टाइटन बताओ किसकी सैटेलाइट है? टाइटन क्या सैटर्न की सैटेलाइट है? अगर मेरे से एग्री करते हो तो बताओ, टाइटन के सैटर्न की सैटेलाइट है। अब इंडिया की पहली डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व मिल गया है इंडिया को, तो वो केरला में है। पहली बात तो इंडिया का पहला बटरफ्लाई रिजर्व मिल गया है हमें, तो कि वो केरला में है। ठीक है, केरला में है। उसका नाम क्या है? अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया की पहली लेपर्ड सफारी जो है जज्जर बचौली में बनी है। कहाँ पे? इंडिया की पहली लेपर्ड सफारी, इंडिया की फर्स्ट लेपर्ड सफारी जो है वो जज्जर बचौली में बनी है। कहाँ पे? जज्जर बचौली में, पंजाब में, स्पेसिफिकली इन पंजाब। ठीक है, सीपीसीबी ने नई कैटेगरी निकाली है इन्वायरमेंटल एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज के लिए, तो वो है ब्लू कैटेगरी। ठीक है, ब्लू कैटेगरी। अब बात करते हैं कूनू नेशनल पार्क में 2 नए चीताज आ गए हैं। ठीक है, कहाँ पे ले आए हैं? कूनू नेशनल पार्क से 2 चीताज को रिलोकेट कर दिया गया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आप ऐसा इमेजिन करो, आपके घर से आपको कहीं और रिलोकेट कर दीजिए, कैसा लगेगा आपको? आप शायद सर्वाइव कर भी पाओ या नहीं कर पाओ। लामा 3 एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है? तो मेटा। ठीक है, लामा 3 जो है वो एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है, मेटा ने उसे लॉन्च कर रखा है। देन यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क की अगर मैं बात करूँ जो कि नॉर्थ कोरिया में लोकेटेड है, तो वो है माउंट पाइक 2। या आपको ये पता हो या नहीं पता हो, ज़रूर पता होना चाहिए कि तो माउंट पाइक 2 जो है वो नॉर्थ कोरिया में मैचिंग में पूछ सकता है, मैचिंग में पूछ देगा। इंडिया को अपना 107th नेशनल पार्क मिल चुका है जिसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। क्या कोई मुझे बताएगा इससे पहले क्या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था? और ये है कहाँ पे? उड़ीसा में है क्या ये? हाँ, उड़ीसा में है। ठीक है, इतना बता दिया। हाफ रोबोट मैराथन, ह्यूमनॉइड रोबोट मैराथन, ये बीजिंग में, ये पहले बता चुकी हूँ। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क अमरावती आंध्र प्रदेश में। अब भैया प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंदर, डॉल्फिन डे बताओ कब मनाते हैं? क्या डॉल्फिन डे हम लोग 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। रिवर एंड डॉल्फिन्स को प्रोजेक्ट जो है, कितनी डॉल्फिन्स को हमने इसमें देखा है, कितने डॉल्फिन्स? तो 6327 रिवर एंड डॉल्फिन्स है हमारे पास। ठीक है, 6327 रिवर एंड डॉल्फिन्स है हमारे पास। अब एआई का यूज़ करने लगा है उत्तर प्रदेश व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग में। व्हीकल्स को फिटनेस टेस्ट करना होता है ना, व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट होता है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश एआई को यूज़ करने लगा है। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, उसका नाम क्या है, उसको लॉन्च करा है व्हीकल को, तो आरएलवी टीडी। टीडी क्या होता है? टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। अभी डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है, मतलब अब देखना उसका फोटो, तो बड़ा अच्छा सा है। ठीक है, तो इसरो ने रियूजेबल मतलब ऊपर जाएगा वापस आ जाएगा, क्योंकि हम ट्राई करें ना गगनयान के लिए, तो वापस कैसे आएंगे? हम तो भेज देंगे, वापस कैसे आएंगे? ठीक, तो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन जो है वो है आरटीएस मॉस्क्यूरिक्स, इसने डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया है। तो बात करते हैं आरटीएस मॉस्क्यूरिक्स की, तो डब्ल्यूएचओ ने इसे अप्रूव कर दिया है, ये दुनिया की पहली, ठीक है, मलेरिया वैक्सीन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो कोच्चि केरला में जो है इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। फेरी क्या होती है? नाव जो आपको नदी पार कराती है, तो फेरी जो है हाइड्रोजन से चलने वाली, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल से। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट कंपनी कौन सी बन गई है जो कि ऑर्बिट तक पहुंच गई है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, इंडिया की पहली राफेल चलाने वाली राफेल फाइटर पायलट कौन बन गई है? शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर पायलट। राफेल हम क्या फ्रांस से लेते हैं। इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ड अटैक हेलीकॉप्टर है, तो वो HAL प्रचंड। ठीक है, HAL प्रचंड जो है वो इंडिया का पहला खुद से बनाया हुआ स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। दुनिया का पहली कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन सी बन गई? तो दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन गई है भूटान। आपको पता है भूटान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा मिलेगा कि आपको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब अर्थ पे कौन वापस आ गए? 9 महीनों के एक्सटेंडेड स्पेस। आपको पता है सुनीता विलियम्स और बिच विलमोर का जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, वो फंस गए थे एक्चुअली वहाँ पे, 9 महीनों एक्सटेंड हो गया था, तो ये वापस आ जाते हैं अर्थ पे। किससे आते हैं ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या वो ड्रैगन नाम था उनका? इंडिया ने, ठीक है, फिलीपींस के साथ आकाश मिसाइल को लेकर के डिफेंस डील साइन करी है, इंडिया ने फिलीपींस के साथ करी है। ठीक है, अब इंडिया का आपको पता है रियूजेबल रॉकेट बनाने वाला स्काई रूट एरोस्पेस बन गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बन गई है सिमलीपाल नेशनल पार्क, क्योंकि अब सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क बन चुका है 107th, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। चांग-ई, आपको पता है चांग-ई मिशन किसका है? चाइना का है। ठीक है, लूनर मिशन है, मून पे जाने के लिए मिशन है। पाकिस्तान इसे पार्टनर करना चाहता है चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान शायद अपना खुद का कभी इस तरीके का मिशन न ला पाए। ठीक है, बट पाकिस्तान जो है चांग-ई 8 मिशन जो है उसमें पाकिस्तान चाइना के साथ, आपको पता है चाइना पाकिस्तान की तो दोस्ती यारी चल रही है, वैसे चाइना किसी का सगा दोस्त हो नहीं सकता है।
बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुजरात में मिली है गुनेरी विलेज। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट बात करते हैं डीआरडीओ ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है विशोराट्स, ठीक है। विशोराट्स क्या है, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ऊपर से कोई आ रहा है, नीचे से धाड़ दे मारो उसको, ठीक है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है डीआरडीओ ने टेस्ट कर लिया है। अब बात करते हैं ऑर्बिट रेजिंग इशूज़ आने लगे थे अपने NDS-2 में, कुछ इशूज़ आ गए थे, ठीक है। इंडिया की पहली कोस्टल बर्ड सेंसस कहाँ पे हुई, तो जामनगर गुजरात में हुई है इंडिया की पहली कोस्टल बर्ड सेंसस। कोस्टल बर्ड्स को सेंसस करेंगे, कितनी आती हैं, क्या कौन से सीजन में आती हैं, हर एक चीज़ देखेंगे, तो जामनगर में हुई है, ठीक है। इंडिया की नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी है, तो अप्रॉक्स 34,333 GPUs है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। अब वर्ल्ड की पहली कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया, पहली बात तो वर्ल्ड का पहला है और कमर्शियल है और ई मेथनॉल प्लांट है, ठीक है। ई मेथनॉल प्लांट है तो ये कासो डेनमार्क में करा गया है इसे लॉन्च, ठीक है। तो कासो डेनमार्क में दुनिया का पहला कमर्शियल, ठीक है, कमर्शलाइज ई मेथनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन हो गया है कासो डेनमार्क में। देन कौन सी कंपनी ने डेवलप करा इसे, तो यूरोपियन एजेंसी और मित्सुई ने, ठीक है। कौन सी कंपनी, तो यूरोपियन एजेंसी और मित्सुई ने। बात करते हैं वेयर डेड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी रेंज। कहाँ पे हुई है, तो लखनऊ में हुई है, ठीक है। ब्रह्मोस की टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेट करा जाएगा, दैट्स इट। राजनाथ सिंह ने इसे इनॉग्रेट करा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब किसने लॉन्च कर दी वन नेशन वन मिशन एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन, तो भूपेंद्र यादव जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च करी है। एक कैंपेन है ये, ठीक, कैंपेन है। एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन कहाँ पे होता है, तो IIT मद्रास में होता है। एशिया का पहला है, ठीक है, एशिया का पहला है हाइपरलूप कंपटीशन, तो IIT मद्रास में होता है। इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव, तो ये बियॉन्ड स्क्रीन्स जो है इसका नाम है, तो इंडिया का पहला है क्योंकि ये इंडस्ट्री लेड इंडस्ट्रीज इसको कर रही हैं डिजिटल डिटॉक्स। आपको पता है डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत होती है, आप हर टाइम मोबाइल में सोशल मीडिया पे रहते हो, आप डिजिटल डिटॉक्स करके देखो, किसी एक दिन मोबाइल बंद कर, सोचो कि मैं हर वेडनेसडे मोबाइल बंद रखूंगी। बियॉन्ड स्क्रीन्स, ठीक है, इसका नाम बियॉन्ड स्क्रीन्स दिया गया है। कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है, तो कर्नाटका का इनिशिएटिव है ये। WHO ने एक ड्राफ्ट लाया था, फाइनलाइज कर दिया है पैंडेमिक एग्रीमेंट को लेकर कि USA ने मना कर दिया है इसमें, USA ने पार्टिसिपेट नहीं करा इसमें, US अच्छी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यूरियोसिटी रोवर ने डिस्कवर करे हैं मार्स पे कौन सा मिनरल, तो क्यूरियोसिटी रोवर ने डिस्कवर करे हैं सिडराइट मिनरल। कौन सा मिनरल है, सिडराइट मिनरल जो है इसे डिस्कवर कर लिया गया है क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा मार्स पे। तभी तो ऐसा मानते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अर्थ के बाद क्या है, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये सुना जाता है कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अपना मॉम मिशन गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन गया था, ठीक है। तो कौन से क्रिएटर पे मिला है, तो गेल क्रिएटर पे मिला है सिडराइट मिनरल जो कि मार्स पे है। याद रखना है आपको कि गेल क्रिएटर कहाँ पे है, तो गेल क्रिएटर जो है वो मार्स पे है। गेल क्रिएटर कहाँ पे है, तो मार्स पे है। साइंटिस्ट को यहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं एलियन लाइफ के कुछ पोटेंशियल साइंस, तो एक एक्सो प्लानट है K2-18b, ठीक है। K2-18b एक प्लानट ही है, ठीक है। इस पे एलियन लाइफ के साइंटिस्ट को कुछ साइंस देखने को मिलता है K2-18b पे, ठीक है। कायासनूर फॉरेस्ट डिसीज जो है कहाँ पे रैपिडली फैल जाती है, तो कर्नाटका में फैल जाती है, इसको मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं। कौन से एंडेंजर्ड स्पेसीज को गंगा रिवर में रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो वो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, तो इसको बाटागोर कछुआ के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है ये, और इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है गंगा रिवर में, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को। इंडिया की ओनली वोल्फ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो वो है महुंदर वोल्फ सेंचुरी, ठीक है। क्या है, महुंदर वोल्फ सेंचुरी। इंडिया की पहली वोल्फ सेंचुरी है ये, ठीक है। इंडिया की पहली वोल्फ सेंचुरी है जो कि झारखंड में सिचुएटेड है, महुंदर वोल्फ सेंचुरी, जो कि झारखंड में भी स्पेसिफिकली लातेहार वाले रीजन में, ठीक है, लातेहार में। अब टाइगर रिजर्व में बफर जोन में थोड़ा सा डेवलपमेंट करेगा मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है। DPS वेटलैंड को रिसेंटली व्हाट हैज DPS वेटलैंड रिसेंटली बीन डिक्लेयर, तो इसको फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया। कहाँ है ये, आप लोग बताओ मुझे। क्या DPS वेटलैंड मिजोरम में सिचुएटेड है, बताओ। मध्य प्रदेश गवर्नर ने एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अनाउंसमेंट करा है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंचुरी। कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। मिजोरम में एक फायर इंसिडेंट हो गया जो कि फांगपुई नेशनल पार्क में था, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में कि फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में फांगपुई नेशनल पार्क सिचुएटेड है। कार्बन टैक्स के फेवर में इंडिया के साथ साथ कितनी और कंट्रीज ने जो है वोट करा फेवर में, 63 कंट्रीज में, 63 कंट्रीज ने जो है फेवर ग्लोबल कार्बन टैक्स के फेवर में वोट करा, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। गोल्डन टाइगर रिसेंटली कहाँ पे स्पॉट करा गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। आप लोग बताओ क्या काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस रिवर फ्लो करती है। रेयर गोल्डन टाइगर स्पॉट करा गया है। आपने व्हाइट टाइगर देखा है कभी, देखा है आपने व्हाइट टाइगर? मैंने देखा है जू में, दिल्ली के जू में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर को स्पॉट करा गया है। CPCB ने ब्लू कैटेगरी निकाल दी पुरानी। कच्ची गोचावरी,
ठीक है, आप ना पुराना वाला आई दृष्टि का वीडियो ज़रूर देख लेना, पॉइंट्स रिमेंबर वाला, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो बता ही रही हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे बतानी है। हैदराबाद में ये डिस्प्यूट है, कंचा कच्ची बावली जो है ये लैंड डिस्प्यूट है हैदराबाद तेलंगाना वाले रीजन में। वुली फ्लाइंग स्क्वेरल जो है उसे रिकॉर्ड कर लिया गया, उसका प्रेजेंस हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली उसे देखा गया है। ठीक है, देन एक लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक, एक वाइन स्नेक जो है देखा गया है अभी रिसेंटली, पहली बार उत्तर प्रदेश में वाइन स्नेक को देखा गया है। किसे? वाइन स्नेक को पहली बार उत्तर प्रदेश में देखा गया है दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व आप लोग बताओ मुझे, क्या लखीमपुर खीरी में है? क्या लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है? बताओ। दुधवा टाइगर रिजर्व में पहली बार वाइन स्नेक को देखा गया है। स्मॉल हाइव बीटल्स कहाँ पे देखे गए हैं पहली बार इंडिया में? हाइव बीटल्स है, छोटे छोटे बीटल्स हैं। वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पहली बार हाइव बीटल्स को देखा गया है। ठीक, कुछ डिफेंस के वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर तो हैं ही, दीज आर स्पेसिफिकली द टॉप नॉच वन लाइनर जो इस बुक में दिए गए हैं। अब इंडियन आर्मी की जो रिसर्च सेल है उसने इनॉग्रेट करा है अग्निशोध को। ठीक है, कहाँ पे करा है? तो IIT मद्रास में। IIT मद्रास में इंडियन आर्मी की जो रिसर्च सेल है उसने अग्निशोध को इनॉग्रेट करा है। अग्निशोध को किसने इनॉग्रेट करा है? तो जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी उन्होंने इनॉग्रेट करा है। ये आर्मी के चीफ हैं। ठीक है, तो जो आर्मी है उसके चीफ ने, आर्मी के चीफ जनरल है उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने इनॉग्रेट करा है। इसका काम क्या है अग्निशोध का? तो अग्निशोध का काम है सेल्फ रिलायंस। डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारे सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। हम जो इतनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ये सारी चीज़ें लेते हैं, उसमें हम सेल्फ रिलायंस हो जाए, खुद से बनाने लगे। देन इंडिजीनियस एडवांस्ड एंड स्टेट ऑफ आर्ट वॉरशिप को हैंड ओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। उसका नाम क्या है? INS हिमगिरी। INS हिमगिरी जो है इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इससे पहले मैंने आपको क्या उदयगिरी के बारे में बताया था। ठीक है, और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर एक वॉरशिप है? ठीक है, पहली बात तो ये वॉरशिप है 17A के अंदर। जो प्रोजेक्ट 17A है उसके अंदर जो हिमगिरी है दैट इज़ अ नेवल शिप जिसको हैंड ओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। अगर बात करते हैं एक्सरसाइज दिव्य शक्ति के दिव्य दृष्टि के बारे में, दृष्टि बुक, ठीक है, आर्मी ने कंडक्ट करा है ईस्टर्न सिक्किम में। ठीक है, ईस्टर्न सिक्किम में, ये आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। देन सिम्बेक्स हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि हम सिंगापुर के साथ करते हैं, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है सिम्बेक्स। ठीक है, तो ये INS सतपुरा इसमें गया था। INS सतपुरा ने पार्टिसिपेट करा था, सिंगापुर गया था ये, तो सिंगापुर के साथ हम लोग करते हैं सिम्बेक्स। इसे रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है INS सतपुरा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस का, जाकर के वीडियो देख लेना। 30-40 मिनट का वीडियो होगा, हर चीज़ याद हो जाएगी तुम्हें वहाँ से। ठीक है, ऑपरेशन महादेव को लॉन्च करा गया था। कहाँ पे करा गया था? तो श्रीनगर में लॉन्च करा गया था ऑपरेशन महादेव। ठीक है, प्रिलम मिसाइल, बात करते हैं प्रिलम मिसाइल के बारे में। तो प्रिलम मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुके हैं। कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पे इसे कंडक्ट कराया गया था। इसकी अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ जो रेंज है ना, जो स्ट्राइक रेंज है दैट इज़ 150 to 500 किलोमीटर्स। इसकी रेंज देख रहे हो आप लोग, 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCS कहाँ पे हुई? तो न्यू दिल्ली में। अधिकतर आपको जो भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो भी समिट्स हैं, न्यू दिल्ली में होती हुई दिखेंगी। डिफेंस वाला हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, और अब हम देखने जा रहे हैं इन्वायरमेंट नहीं हुआ, इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब ऐसा लगा कि इन्वायरमेंट हो गया, ये साइंस एंड टेक था, इन्वायरमेंट नहीं था। साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, डिफेंस हो गया, इन्वायरमेंट अब हमें देखना है। अब चलो इन्वायरमेंट देखते हैं। कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिया है रिस्टोरोप प्रोजेक्ट? तो रिस्टोरोप प्रोजेक्ट जो है साउथ अफ्रीका ने लॉन्च कर दिया है रिस्टोरोप प्रोजेक्ट। ठीक है, कभी ऐसा आ जाए सवाल बाय चांस, आपकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि कुछ ऐसा ही फैक्चुअल दे दे आपसे। तो नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कुछ बाउंड्रीज को जो ऑल्टर करा गया है वो कहाँ पे है? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है राजस्थान में लोकेटेड है। तो अब बात करते हैं कि एक इंटरनल सर्वे कंडक्ट हुआ जिसमें कि टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज टाइगर्स की कहाँ पे देखने को मिली है। तो वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पारस में सिचुएटेड है। नहीं, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो इंक्रीज देखा गया 80 तक पहुँच गई है टाइगर्स की पॉपुलेशन। बात करते हैं मैत्री वन की। तो मैत्री वन इनिशिएटिव जो है वो कहाँ पे लॉन्च करा गया है? तो वो है गुरुग्राम हरियाणा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यू दिल्ली में नहीं करा गया है। ग्लोबल ट्रेड अपडेट जो एक मोबाइलाइजिंग ट्रेड टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन, ये अनटैड ने जो है रिपोर्ट रिलीज करी है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो ये है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट ट्रेड टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसने रिलीज करी है ये रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देन
वेयर वॉज द हाइएस्ट टाइगर डेंसिटी, कहाँ पे मिली, तो हमें मिली सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी, ठीक है। एक रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन काजीरंगा, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन काजीरंगा। इस रिपोर्ट के आधार पे अगर मैं बात करूँ तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी मिली है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में कि 19.83 टाइगर्स रहते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है दैट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, ठीक है। और इसमें सेकंड कौन आता है, तो अपना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, ये इसमें सेकंड आता है, ठीक है, सेकंड आता है इसमें। तो फर्स्ट कौन आता है, ये एक रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन काजीरंगा, जिसमें फर्स्ट आ रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, फर्स्ट आ रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सेकंड आ रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। एंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। अभी 15th मीटिंग होती है रामसर कन्वेंशन की, ठीक है। तो इसमें विक्टोरिया फॉल्स जहाँ जो है रामसर कन्वेंशन कहाँ पे मीटिंग होती है, तो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में होती है। अब बताओ जाम्बिया है नीचे जिम्बाब्वे है, बीच से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, क्या वो रिवर का नाम जाम्बेसी नदी है। मैंने अफ्रीका की मैपिंग में सब पढ़ा दिया है, जाकर के देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो कतई इंपॉर्टेंट क्लास है आपके प्रीलिम्स के लिए, सारे फैक्चुअल डेटा है उसमें। अब इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है अभी तक, ये ना रामसर साइट इंडिया की पॉपुलेशन की तरह बढ़ रही है, ठीक है। जो रेट है ना रामसर साइट्स का इंडिया में बढ़ने का, वो पॉपुलेशन की तरह। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि वेटलैंड्स को कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंडिया में अभी तक 91 रामसर साइट्स है, ठीक है। अब आगे आप एग्जाम तो जरूरी नहीं 91 रहे, ये बढ़ सकता है, ठीक है। अभी तो इतना आपको याद रखना है कि इंडिया में टोटल 91 रामसर साइट है। और स्पेसिफिकली यूपी की सारी रामसर साइट्स पढ़ करके जाना, करा दूँ मैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। अब आ रही है स्पोर्ट्स न्यूज़ की। स्पोर्ट न्यूज़ का मैं काम करूँ, स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको जब स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ाऊंगी ना, जब स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है ना वो वहीं पे कंप्लीट करा दो इकट्ठे स्पोर्ट्स न्यूज़ पे, तो सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मिसलेनियस एक बार देख लेते हैं, फटाफट से मिसलेनियस देख के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाता है, ठीक है। जो पॉइंट्स टू रिमेंबर का जो सेकंड वीडियो वो यहीं भी खत्म हो जाता है। और स्पोर्ट्स वाला जो है ना मैं आपको करा दूंगी जब स्पोर्ट्स का जो लास्ट लेक्चर होगा ना इस वीडियो का, वीडियो सीरीज़ का जो धमाका सीरीज़ है एक तरीके से ये, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स सेक्शन है ना वो मैं आपको स्पोर्ट्स के साथ ही करा दूंगी। मिसलेनियस कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार कुछ चीज़ें जो है छूट जाती हैं इसमें। भैया एक हाईएस्ट पेइंग लिटरेरी अवार्ड था जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसका नाम है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, ठीक है। जेसीबी आपको पता है, जेसीबी सब लोग बोलते हैं जेसीबी मशीन आ गई, जेसीबी तो कंपनी का नाम है शायद मेरे हिसाब से। भारत जो है एआई इनिशिएटिव जो है वो कितनी लैंग्वेजेस में आया है, तो 22 शेड्यूल जो लैंग्वेजेस हैं। आप बताओ कौन सी शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस हैं और कौन कौन से अमेंडमेंट्स जो हैं वो 8 शेड्यूल से रिलेटेड है और लैंग्वेज से रिलेटेड है, इतना बता दो। करेंटली कितनी इसमें लैंग्वेज ऑपरेशनल है, तो 9 लैंग्वेज ऑपरेशनल है 22। ऑस्ट्रेलिया का न्यू टूरिज्म कैंपेन जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया है, सचिन तेंदुलकर जी की बेटी है, ठीक है। सारा तेंदुलकर बिटिया हैं तो उनको बना दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड एम्बेसडर टूरिज्म का, ठीक है। अब कौन फर्स्ट रेसिपेंट है इस प्राइज के, कौन से प्राइज के, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द फूड एंड पीस। MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द फूड एंड पीस की कौन है फर्स्ट रेसिपेंट, तो वो है प्रोफेसर एडेमोला ए एंडेली, के नाइजीरिया से हैं, ठीक है। 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे मिला है, तो हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उन्हें मिला है, ठीक। गोल्डन लोटस अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का 71st नेशनल फिल्म्स में किसे मिला है, तो वो मिला है 12th फेल को। आपने देखी होगी ये फिल्म, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आपके एग्जाम के बाद देख लेना। तो ये इसके डायरेक्टर हैं विदु विनोद चोपड़ा, ये एक सिविल सर्वेंट पे ही बेस्ड है, ठीक है। 12th फेल, वो 12th में फेल हो गए, चीटिंग करी, फिर एक IPS है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो IPS है, ठीक। अब आपको देखना है कि 2 एक्टर्स को सिल्वर लोटस अवार्ड मिला है, तो वो है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। और इसमें एक्ट्रेस का रोल जो बेस्ट एक्ट्रेस का है वो मिला है रानी मुखर्जी को, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बड़ी अच्छी मूवी थी यार, ठीक है। किस तरीके से मतलब वहाँ की सरकार करती है नॉर्वे वगैरह में, ऐसा कुछ हुआ। देन IRDA के चेयरपर्सन अपॉइंट कर लिए गए। IRDA क्या है, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए अथॉरिटी है इंडिया में। तो अजय सेठ जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चेयरपर्सन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है। पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड जो है एक इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडियन राइटर्स के काम को मिलता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो गीतांजलि श्री को मिला है। आप मुझे गीतांजलि श्री का एक नॉवल बताओ जो कि बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। क्या उसका नाम कुछ रेत वगैरह से रिलेटेड है? नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं RBI के। आपको मैंने बताया कि RBI के गवर्नर कौन बन गए हैं नए, संजय मल्होत्रा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं केशवन रामचंद्रन, ठीक है। अब को चेयरपर्सन वुमेन्स विंग की ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स की कौन बन गई हैं, तो वो है प्रियंका कक्कड़। प्रियंका चोपड़ा नहीं और नेहा कक्कड़ नहीं, प्रियंका कक्कड़, दोनों को मिला दो। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में किसे अनाउंस करा गया है, किसे ऑनर करा गया है, तो दीपिका पादुकोण को ऑनर करा गया है वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी और भी न्यूज़ है मतलब, बट जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। उद्यमी भारत MSME डे कब मनाया जाता है, 27 जून को।
वेरी इंपॉर्टेंट। उद्यमी भारत एमएसएमई डे 27 जून को मनाया जाता है। इस साल जो थी इसकी थीम थी इनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमईज एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। ठीक है, तो थीम आपको याद होनी चाहिए कि 27 जून को हम लोग मनाते हैं उद्यमी भारत एमएसएमई डे। थीम थी इनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। माउंट एल्ब्रूज को क्लाइम करने वाले यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं क्योंकि वो इंडिया से हैं, पंजाब से हैं, और ये 6 साल के हैं। आप सोचो 6 साल के माउंटेन चढ़ कर, यहाँ ज़रा सा चलने में 6 साल के बच्चे को तो हम ऐसे रखते हो, अले बाबू ऐसे करके हम लोग ट्रीट करते हैं। यहाँ देखिए आप, पंजाब से तेगबीर सिंह जो हैं वो एल्ब्रूज चढ़ गए, यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए जो माउंट एल्ब्रूज चढ़ गए। भैया ये माउंट एल्ब्रूज है क्या? माउंट एल्ब्रूज की अगर मैं बात करूँ तो माउंट एल्ब्रूज जो है वो एक डॉर्मेंट स्ट्राटोवोल्केनो है। नहीं पता कि क्या होता है डॉर्मेंट स्ट्राटोवोल्केनो? ठीक है, कहाँ पे है? तो रशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है। रशिया यूरोप वाला जो आप रीजन देखोगे ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माउंट एल्ब्रूज। माउंट एरेबस कहाँ पे? ऐसे ही नाम मिलता जुलता है। डॉर्मेंट स्ट्राटोवोल्केनो क्या होता है? पहली बात, ये जो माउंटेन है ये वोल्केनिक नेचर का है। डॉर्मेंट है, सोया हुआ है, बहुत रिसेंट ईयर्स में नहीं फटा है पर कभी भी फट सकता है। स्ट्राटो है मतलब लेयर्स में बना है। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, बुक का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। शिखर धवन की है, याद रखना, शिखर धवन की। अब AIIB के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनका नाम क्या है? AIIB जो अपना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ज़ोउ ज़ियाई। ये फॉर्मर वाइस प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हैं चाइना के, ज़ोउ ज़ियाई। ठीक। डिजिटल पेमेंट अवार्ड जो है किसे मिला है, कौन से इंस्टीट्यूशन को मिला है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है उसे मिला है डिजिटल अवार्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के। योगा की थीम आपको पता है, योगा डे हम लोग इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। आप लोग मुझे बताओ प्राइम मिनिस्टर ने इस साल कहाँ पे योगा करा था? ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट कंसिलिएटर। ये 2 चीज़ पे इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो किसने लिखी है और किस पे बेस्ड है। तो द ग्रेट कंसिलिएटर जो बुक है, पहली बात तो संजीव चोपड़ा ने लिखी है और ये लाल बहादुर शास्त्री पे बेस्ड है। ठीक है, द ग्रेट कंसिलिएटर जो बुक है वो लाल बहादुर शास्त्री पे बेस्ड है और लिखी है संजीव चोपड़ा ने। दैट्स इट। अब बात करते हैं फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंजू राठी राणा। ARR आपने सुना होगा बुक के बारे में। तो ARR जो है वो बन गई है फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी भारत की पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया, अंजू राठी राणा। ठीक। यूके पार्लियामेंट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है चिरंजीवी को। चिरंजीवी एक एक्टर है, तो यूके के पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है चिरंजीवी जी को। ठीक। जंगल सफारी ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे चलाई जा रही है? तो जो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे चलाई जा रही है। उसको कनेक्ट करेगी, बेसिकली इन 2 लोकेशंस को कनेक्ट करेगी, जो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उनको कनेक्ट करेगी। तो ये जंगल सफारी ट्रेन है। एक मैंने आपको पुरानी आइडिया में पढ़ाया था विस्टाडोम कोच के बारे में बताया था। इसी ट्रेन में था क्या वो विस्टाडोम कोच, या फिर विस्टाडोम ट्रेन के बारे में बताया था कि इसी ट्रेन को विस्टाडोम ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टेट की जंगल सफारी ट्रेन है जो कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगी। उत्तर प्रदेश में है ये, इतना सब बता दिया। कहाँ है ये? तो उत्तर प्रदेश में है ये, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी PCS का PYQs देखो, ये तक पूछ लिया गया है कि 1975 या फिर कोई ईयर दे रखा था कि ये या इस ईयर में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बनती है। ठीक। तो विस्टाडोम कोच जो है इसी जंगल सफारी ट्रेन में है, जो कि पैनोरामिक व्यू देगा आपको पूरा जंगल वगैरह का। ठीक। यहाँ पे हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स वाला स्पोर्ट्स के सेक्शन में करा दूंगी, बाकी सब तो मैंने करा ही दिया है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी निभाते हुए अब आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। खुद से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में ऐड ऑन करके पढ़िए, स्टैटिक से कोरिलेट करके पढ़िए। अगर नहीं करेंगे तो आप मुसीबत में डाल रहे हैं अपने खुद को। टेस्ट अगर लगाते हैं, टेंशन हो जाती है तो टेस्ट लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि टेंशन लेने का टाइम अब नहीं है। ठीक है, टेंशन लोगे पढ़ भी नहीं पाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस चीज़ का। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा दैट विल बी ऑन द नेशनल सिनेरियो। पहला नेशनल सिनेरियो का वीडियो आ जाएगा कल। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। आपको पता है हमें नए वाइस प्रेसिडेंट मिल गए हैं, CP राधाकृष्णन जी। एवरीथिंग अबाउट वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे उनका इलेक्शन का मेथड हो, चाहे उनका टेन्योर हो, चाहे वो किस तरीके से रिजाइन करेंगे, वैकेंसी हो, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कितने टाइम के लिए बन सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। नए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अवार्ड्स जो है वो भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करूँगी कि मैंने यहाँ पे लिख तो रखा है 2 लेक्चर्स में है, बट आई विल ट्राई एट माई बेस्ट 1 लेक्चर में कंप्लीट करा दूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, फटाफट से बताओ ये वीडियो देखते ही।
आप लोग बताओ, आपका प्यार चाहिए मुझे यार, ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए, तभी मैं ऐसे मोटिवेशन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे मोटिवेशन चाहिए कि नेशनल सिनेरियो का वीडियो मैं अगर एक वीडियो में कंप्लीट कराऊँ, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अप्रॉक्स 3 आवर्स, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दो कि फास्ट ट्रैक पे मैं इसको रिवाइज करा दूंगी आप लोगों को, नेशनल सिनेरियो को। और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको आंसर लिख देना। एंड एक बात और ना, इकोनॉमी का जो सेक्शन है ना, जो बजट वाला सेक्शन है, जिसमें बजट दे रखा है, यूनियन बजट की बात करी गई है और जो यूपी का बजट है, तो मैं ना इंडिया का बजट और यूपी का बजट एक ही वीडियो में आपको करा दूंगी, ठीक है, अलग से मतलब इसी बुक से कराऊंगी बट उसका वीडियो अलग बना दूंगी, ठीक है। कि यूनियन बजट का वीडियो अलग बना दूंगी, उत्तर प्रदेश बजट का वीडियो अलग बना दूंगी। तो अप्रॉक्स वो 15-20 मिनट्स के वीडियोज़ रहेंगे, उनको देख लेना। एवरीथिंग अबाउट द बजट विल बी सॉर्टेड इन योर माइंड, एवरीथिंग अबाउट द बजट। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट में बोला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम शायद शिवानी है, शिवानी ने मुझे कमेंट में बोला कि आप ना बजट कराओ, बजट इंपॉर्टेंट है। तो बजट मैं कराऊंगी, पर बजट ऐसे कराऊंगी मैं, सारी की सारी फैक्चुअल इन्फो जो है ना आपके लिए, वो इंडियन बजट चाहे सेंट्रल बजट हो और जो यूपी का बजट हो, दोनों ही बजट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों बजट से आपके मिला करके 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद नेशनल देखेंगे, बजट का वीडियो तो मैं कभी भी अपलोड कर दूंगी, विद इन 2-3 डेज आपको दोनों ही बजट के वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो जल्दी चाहते हो, तो जैसे उन्होंने बोला बजट का वीडियो हमें बताओ, तो मैं बजट का वीडियो पहले बनाऊंगी, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर दूंगी उस पर काम करना। फिर नेशनल बुक तो जैसे चल रही है, बुक को वैसे चलाएंगे हम, ठीक है। हम नहीं नेशनल सिनेरियो से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब हमें पता है पॉइंट्स रिमेंबर से क्वेश्चन आते हैं। तो नेशनल सिनेरियो का पहला वीडियो आपको कल मिल जाएगा, उसके बाद बजट वगैरह आता रहेगा, फिर इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमिक, फिर इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, की सारी चीज़ें होती रहेंगी। मैंने बोला है दशहरा से पहले मैं आपकी बुक कंप्लीट करा दूंगी। तो 22 का वीडियो आ चुका है, 23 का वीडियो हो गया है, अब 24 का वीडियो कल आ जाएगा। बाय बाय एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।